नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपको अपनी फौज की बहादुरी पर नाज होगा। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिसे देखकर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर आपका भरोसा और बढ़ जाएगा। चीन की सरहद से आज मेरे पास ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्हें देखकर आपको नए भारत की नई शक्ति का एहसास होगा। आप हैरान हो जाएंगे जब आप लद्दाख में चीन की फौज को अपने ही बनाए स्ट्रक्चर्स तोड़ते दिखाई देगी, उन इलाकों से अपने तंबू उखाड़ती दिखाई देगी जिन इलाकों को समझौते के मुताबिक उसे खाली करना था। चीन की फौज वहां से आपको पीछे जाती नजर आएगी। जिन इलाकों से उसे पीछे हटना था वहां से चीन की सेना अपने टेंट्स उखाड़ रही है, बंकर्स को तोड़ रही है, जो रोड्स बनाए थे उन्हें हटाने में लगी है। चीन की हर हरकत पर हमारी फौज की नजर भी है, मॉनिटरिंग हो रही है। इंडियन आर्मी के कैमरे सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज सरहद से जो तस्वीरें आई वो बदले हुए नए भारत की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में भारत की बढ़ती ताकत का एहसास है। इन तस्वीरों में बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के बढ़ते कद के सबूत हैं। इन तस्वीरों में हमारे महान देश की दृढ़ इच्छा शक्ति, सटीक डिप्लोमेसी और मजबूत राजनीतिक नेतृत्व की झलक है। पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया मानती है, चीन विस्तारवादी है। चीन दूसरों की जमीन पर कब्जा तो कर लेता है, लेकिन जहां एक बार पांव जमा लेता है फिर पीछे नहीं खींचता। पिछले 50 साल में भारत के साथ भी चीन का रवैया ऐसा ही रहा है। 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन को कदम पीछे खींचने पड़े, और सिर्फ कदम पीछे नहीं खींचे, उन इलाकों को खाली करना पड़ा जो नो मैंस लैंड थे। फिर भी चीन ने इन इलाकों पर बंकर बना लिए थे, तोपें तैनात कर दी थी, लेकिन इस बार चीन को भारत की ताकत के सामने झुकना पड़ा। 9 महीने बाद ही सही, चीन को वापस हद में जाना पड़ा। वैसे जो समझौता हुआ उसमें तो यह कहा गया था कि चीन को 14 दिन में फिंगर 8 के पीछे जाना होगा, लेकिन देखकर आश्चर्य हुआ कि चीन ने 4 दिन में ही करीब करीब पूरा इलाका खाली कर दिया है। रोड हटा दिए हैं, बंकर तोड़ दिए गए हैं, हेलीपैड्स को चाइनीज फौज ने खुद तोड़ा। उखड़े हुए टेंट्स को ट्रकों में भरकर वापस ले जाते हुए आपको चीनी सैनिक साफ दिखाई देंगे। वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जिन्हें देखने की इच्छा हर हिंदुस्तानी की थी, और भारतीय इस तरह की तस्वीरों का अरसे से इंतजार कर रहा था, और महीनों का इंतजार आज खत्म हुआ। ये तस्वीरें ईस्ट लद्दाख के पैगोंग त्सो की हैं। चाइनीज आर्मी अब पैगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके से अपना साजो सामान समेट रही है। लाइन में पीठ पर सामान लादकर पहाड़ से नीचे की तरफ उतरते हुए सैनिक चीन की पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हैं। नीचे घाटी में चीनी फौज के बड़े बड़े ट्रक्स इन सैनिकों को वापस ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। असल में समझौता यह हुआ है कि अब चीन की फौज फिंगर 8 से पीछे रहेगी, लेकिन फिलहाल चीन की फौज फिंगर 8 से आगे फिंगर 4 तक घुस आई थी। यह इलाका नो मैंस लैंड है, न भारत का न चीन का। यहां दोनों देशों के सैनिक तैनात नहीं होते थे, लेकिन गश्त कर सकते थे, पेट्रोलिंग कर सकते थे। पिछले साल मई में चीन ने इस इलाके में अपना दबदबा कायम करना शुरू किया और फिर पक्के स्ट्रक्चर बना लिए। भारत ने विरोध किया तो चीन ने इसे नजोरी दिखाई, यहीं से बात बिगड़ी, लेकिन अब चीन रास्ते पर आ रहा है। भारत सरकार ने जबरदस्त दबाव बनाया, इसका असर हुआ। चीन बातचीत के जरिए हल निकालने को तैयार हुआ, टेबल पर आया। नरेंद्र मोदी ने अपनी फौज से साफ साफ कह दिया था कि भारत न किसी की जमीन पर कब्जा करना चाहता है और ना ही वो अपनी 1 इंच जमीन पर किसी को कब्जा करने देगा। इसके दायरे में रहकर जो करना है फौज को उसकी छूट है। नरेंद्र मोदी ने अपने डिप्लोमेट्स की सूझबूझ पर, अपने बहादुर सैनिकों की जांबाजी पर भरोसा दिखाया, और आज उसका यह नतीजा सामने आया। आज चीन अप्रैल 2020 से पहले की पोजीशन पर लौटना शुरू हो गया है। यह हमारी सेना की जांबाजी का और नरेंद्र मोदी की सरकार की डिप्लोमेसी की जीत का सबसे बड़ा सबूत है। अगली तस्वीर पैगोंग त्सो के साउथ बैंक की है। यहां भी चाइनीज आर्मी के जवान
अपने बंकर्स तोड़ रहे हैं। हालांकि ये बंकर्स परमानेंट स्ट्रक्चर वाले नहीं हैं। इन बंकर्स को सांगड़ कहते हैं। इन्हें उसी इलाके में मौजूद बड़े बड़े पत्थरों और बोरियों से बनाया जाता है। आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे कि पत्थरों के ऊपर टिन की चादर रखी गई है, जबकि आसपास बोरियां दिखाई दे रही हैं। आमतौर पर यह सांगड़ यानी टेम्परेरी बंकर ऊंची चोटियों पर बनाए जाते हैं ताकि इलाके में चारों तरफ से नजर रखी जा सके। चीन ने फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच इसी तरह के कई बंकर बना दिए थे, लेकिन अब चीन की फौज उनको तोड़ रही है। इसी तरह चीनी सेना ने यहां जो टेंट बनाए थे उन्हें भी उखाड़ा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह इन टेंट्स को डिसमेंटल किया जा रहा है। ये तस्वीरें उन लोगों को बार बार देखनी चाहिए जो चीन को लेकर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे थे, उनकी नीयत पर शक कर रहे थे। ये तस्वीरें खासतौर पर राहुल गांधी को देखनी चाहिए, जो 2-4 दिन पहले तक कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी कायर है, नरेंद्र मोदी चीन से डर गए, नरेंद्र मोदी ने भारत की जमीन चीन को दान में दे दी। आज जो तस्वीरें आई उसके बाद राहुल क्या कहेंगे? क्या ये तस्वीरें फर्जी हैं? क्या कैमरे से निकला ये सच नकली है? क्या ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? अब तक तो होता यह था कि चीन भारत के सब्र का इम्तिहान लेता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने चीन के सब्र का इम्तिहान लिया, चीन के सब्र को तोड़ा, उसके गुरूर को मिट्टी में मिलाया। नतीजा है चीन ने हमारे इलाके में जो बंकर बनाए थे उन्हें चाइनीज आर्मी खुद तोड़ रही है। क्या पहले कोई सोच सकता था, कल्पना कर सकता था कि भारत की डिप्लोमेसी के सामने मजबूर होकर वर्ल्ड पावर चीन अपनी गलती मानेगा और उसे सुधारेगा? हमारी फौज के शौर्य से डरकर वो पीछे हटना शुरू हो जाएगा। पैगोंग सो के इलाके में चीन ने 10 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स को तोड़ दिया, बाकायदा जेसीबी मशीन चलाकर पूरे इलाके को समतल कर दिया और भारत के साथ एक बार फिर से दोस्ती की इच्छा जाहिर की। आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर से यह साफ हो जाएगा कि चाइनीज आर्मी ने यहां कितना साजो सामान जुटा लिया था। इस वक्त 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा एक साथ टीवी स्क्रीन पर। एक वो तस्वीर जब चीन की सेना अपनी गाड़ियों और हथियारों के साथ यहां मौजूद थी, और दूसरी तस्वीर तब की है जब यहां से चीन की सेना अपना साजो सामान, अपनी बख्तरबंद गाड़ियां लेकर वापस चली गई। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने बताया कि चीन ने इस इलाके में अपने 28 व्हीकल तैनात किए थे। हर गाड़ी में करीब 20 जवान बैटल लोड यानी जंग का साजो सामान लेकर तैनात थे, लेकिन अब ये सब के सब हट रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखाई देगा, साफ नजर आएगा। इंडियन आर्मी ने जो हेड काउंट किया था उसके मुताबिक यहां करीब 500 चीनी सैनिक थे, लेकिन अब वो पीछे हटकर फिंगर 8 की अपनी पुरानी पोजीशन पर जा रहे हैं। भारतीय सेना के द्वारा औपचारिक तौर पर वीडियो रिलीज किया गया और इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इस समय चाइनीज पीएलए अपने सांगड़, बंकर्स, ट्रेंचेस, यहां तक कि रडार स्टेशंस के साथ साथ जो एडम बेस तैयार किया था, ऊपर से पोल लगाकर चाइनीज पीएलए का फ्लैग, और जो हेलीपैड तैयार किया था उसको डिसमेंटल करते हुए फिंगर 4 से लेकर वो पीछे की तरफ जाना उसने शुरू कर दिया है। यहां तक कि करीबन 28 से ज्यादा की संख्या में हैवी व्हीकल्स, उसके साथ साथ जो बाकी 120 सांगड़ आसपास के पूरे रेंज में फिंगर एरिया पे बनाए गए थे उनको हटाया गया। करीबन 25 से 30 ऐसे ट्रेंचेस थे जिसको पूरी तरीके से चाइनीज पीएलए ने डिसमेंटल किया। फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक की पूरी रोड है। उसके दूसरी तरफ जो हेलीपैड तैयार किया था, एक एडम बेस के साथ साथ जो एक हॉस्पिटल तैयार किया था, उसको भी चाइनीज पीएलए ने पूरी तरीके से डिसमेंटल किया है। और अब अगले 1 हफ्ते के अंदर पूरी तरह से अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानते हुए चाइनीज पीएलए अपने बेस फिंगर 8 से ठीक पीछे शिंजा पॉइंट और खुन्नाक फोर्ट पर चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ साउथ ऑफ पेंगोंगसो में, जिसमें रेचेनला, मुकपारी, कोंकाला, होतान कोस्ट, ये वो एरियाज हैं जहां पर चाइनीज पीएलए के टैंक्स भारतीय सेना के टैंक्स के आमने सामने था। ये भी हम आपको बता दें कि पेंगोंगसो में चाइनीज पीएलए की 362
और 363 बॉर्डर गार्ड रेजिमेंट का डिप्लॉयमेंट था। उसके अलावा 4 मैकेनाइज्ड और 6 मोटराइज्ड डिवीजन का डिप्लॉयमेंट था। वहीं रचनला की जगह पर 4, 11 और 12 मोटराइज्ड डिवीजन का डिप्लॉयमेंट था और इसीलिए करीबन 100 और 120 की संख्या में चाइनीज पीएलए ने अपने ZTZ-96 जो कि T-96 टैंक्स हैं उनको डिप्लॉय किया था और वो भारतीय सेना के T-72 और T-90 टैंक्स के आमने सामने था। इसीलिए अब चाइनीज पीएलए ने डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के तहत इन टैंक्स को पीछे करते हुए अपने फेस ऑफ की कंडीशन को डाइल्यूट किया है और डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के तहत अपने करीबन 2000 जवानों की संख्या जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल साउथ ऑफ पेंगोंगसो पे डिप्लॉय थी उनको भी पीछे किया है। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर ये बता रहे थे कि कैसे चीन की फौज धीरे धीरे वापस जाना शुरू हुई, कैसे उन्होंने अपने साजो सामान को पीछे हटाया और इस समय वहां क्या हालत है। भारत और चीन की फौज के बीच जो समझौता हुआ था उसमें यह तय हुआ था कि 48 घंटे के भीतर चीन की फौज को वापस जाने का प्रोसेस शुरू करना होगा और ये प्रोसेस खत्म होने में, ये प्रक्रिया पूरी होने में 14 से 15 दिन का वक्त लगना था। यह भी तय हुआ था कि भारत चीन के सैनिकों की हर हरकत पर नजर रखेगा, मॉनिटर करेगा। लेकिन हमारी सैनिकों को हैरानी तब हुई जब उन्होंने देखा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 48 घंटे से भी कम वक्त में वापस लौटने का काम शुरू कर दिया है। गुरुवार को सुबह जब राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बयान दिया था उस वक्त समझौते की सिर्फ खबर आई थी, लेकिन शाम को 5 बजे जब रक्षा मंत्री चीन के मुद्दे पर लोकसभा में बोले उस वक्त तक चीन की फौज पीछे हट रही है, यह खबर पक्की आ चुकी थी। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कंफर्म किया था और इसके बाद भी राहुल गांधी इस पर सवाल उठाए थे। अब चीनी सेना की वापसी की तस्वीरें, ये वीडियोस खुद सबूत दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं जानता हूं राहुल गांधी नहीं मानेंगे कि चीन वापस लौट गया है। लेकिन बात सिर्फ राहुल गांधी के मानने या न मानने की नहीं है, यह बात पूरी दुनिया देख रही है और मान रही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बदल गया है, भारत के तेवर बदल गए हैं और इसके एक नहीं कई सबूत हैं। आपको एक और सबूत दिखाता हूं। एक तरफ लद्दाख से चीनी फौज के पीछे हटने की तस्वीरें आई हैं, दूसरी तरफ चीन में 6 महीने से ज्यादा वक्त से फंसे 2 जहाज, 2 शिप्स आज के ही दिन वापस लौटे। आज के दिन 6 महीने से ज्यादा वक्त से चीन के जंगल में फंसे 39 हिंदुस्तानियों की वतन वापसी हुई है। क्या यह महज इत्तेफाक है? मैं कहूंगा बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। यह भारत के मजबूत इरादों का और भारत की साफ नीयत का और भारत की शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्रालय और शिपिंग मिनिस्ट्री की लगातार कोशिशों के बाद चीन के पास समंदर में 6 महीने से भी ज्यादा वक्त से फंसे 39 भारतीय जब वापस अपनी जमीन पर पहुंचे तो उन्होंने एक ही बात कही, अगर मोदी की सरकार ना होती तो उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता था। ये वो लोग हैं जो 6 महीने से चीन के चक्कर में फंसे थे। इन लोगों ने 6 महीने से जमीन नहीं देखी थी। चीन उन्हें ना तो अपनी जमीन पर वापस उतरने की इजाजत दे रहा था और ना ही वापस लौटने दे रहा था। -3 डिग्री टेम्परेचर था, चारों तरफ समंदर, पानी ही पानी। ऐसे में 6 महीने तक जिंदा रहना, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना कोई आसान काम नहीं होता। चीन ने तो इन लोगों को दवा तक नहीं दी, मेडिकल हेल्प नहीं पहुंचने दी। ऐसे हालात झेलकर जब 39 सेलर्स भारत पहुंचे तो सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को धन्यवाद दिया। असल में चीन की समुद्री सीमा में 2 कार्गो शिप फंसे हुए थे। कार्गो शिप MV जग आनंद पिछले साल 13 जून से चीन के हुबई प्रांत के जिंगतांग एयरपोर्ट के पास खड़ा था। शिप में 23 भारतीय नाविक थे। एक और कार्गो शिप MV अनास्तासिया 20 सितंबर से चीन के कौफिदियान पोर्ट के पास फंसा था। MV अनास्तासिया शिप ऐसा था जिस पर 16 इंडियन क्रू के मेंबर सवार थे। चीन की सरकार इन दोनों जहाजों को न तो लंगर डालने की परमिशन दे रही थी, न अनलोडिंग की डेट बता रही थी और न इन्हें वापस लौटने दे रही थी। 2 जहाजों को समुद्र में खड़ा रखा गया। मुश्किल ये थी कि कंपनी जहाजों में फंसे सेलर्स को रिप्लेस करने को तैयार थी।
माल सहित जहाजों को चीन से वापस लाने को तैयार थी, लेकिन चीनी अफसरों ने शिपिंग कंपनी को इसकी इजाजत नहीं दी। एक तरफ कोरोना का खतरा, दूसरी तरफ बेहद खराब मौसम और ऊपर से चीन की बेरुखी। सेलर्स के परिवार वाले परेशान थे। परिवार वालों ने शिपिंग कंपनी पर प्रेशर बनाया और कंपनी ने हार थक कर भारत सरकार से संपर्क किया। और इसके बाद मोदी सरकार एक्टिव हुई। चीन पर तमाम दूसरे देशों की मदद से प्रेशर डाला गया और आखिरकार चीन को झुकना पड़ा। अब 39 सेलर भारत पहुंच गए हैं। इनमें से एक गौरव सिंह भी थे। गौरव ने इंडिया टीवी से बात की और उन्होंने बताया कि जो वक्त बीत गया उसे दोबारा याद करना बुरे सपने जैसा है। अगर सरकार सीरियस एफर्ट्स न करती, चीन पर प्रेशर न बनाती, तो आज वो स्वदेश न पहुंच पाते। गौरव ने बताया, एक वक्त तो ऐसा आ गया था जब ज्यादातर लोगों ने जिंदगी की उम्मीद छोड़ दी थी। आज हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग सब लोग इंडिया आ चुके हैं और ये नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में ही पॉसिबल था। सारी फैमिली खुश हैं। 6 महीने में हम लोग को लग नहीं रहा था कि हम लोग जल्दी यहाँ से निकल पाएंगे, लेकिन आज शिपिंग मिनिस्ट्री, नरेंद्र मोदी जी, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनके वजह से आज हम लोग अपने देश वापस आ चुके हैं। ये 6 महीने एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुत ही दर्दनाक अनुभव था मेरे लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम थी, फिजिकली, मेंटली बहुत सारे इश्यूज आए, जिसको अब मैं शायद से फ्यूचर में याद भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बहुत ही खराब अनुभव था। और इस तरीके से हो गया था कि हम लोग एक जेल में फंसे हुए हैं, जहाँ पे कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई हमारी बातों को सुन नहीं रहा है। खासकर जो चाइनीज ऑफिशियल्स हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं। और हम लोग को बिल्कुल नहीं पता, हम लोग को ये लग रहा था कि 1 साल 2 साल और ना जाने हम लोग कितने साल तक वहां पे रहने वाले हैं। गौरव इस समय क्वारंटीन में है और हमने उनसे क्वारंटीन में ही बात की थी, लेकिन जब वो क्वारंटीन से बाहर निकलेंगे तब और डिटेल सामने आएंगी। ये पता चलेगा कि इन लोगों ने कैसा महसूस किया। 6 महीने से ज़्यादा वक्त समुद्र में फंसे रहे। ऐसी बात नहीं कि शिपिंग कंपनी ने अपने लोगों को बेसहारा छोड़ दिया था, लेकिन मुश्किल ये थी कि शिपिंग कंपनी के हाथ में तो कुछ था ही नहीं। कंपनी सब कुछ करने को तैयार थी, लेकिन चीन के अफसर कुछ सुनते नहीं थे। इसके बाद एक ही रास्ता था। भारत सरकार ने चीन की सरकार से बात की और अपने नागरिकों को वापस लाए। चूंकि चीन किसी की सुनता नहीं, इसलिए सरकार ने डिप्लोमेसी का सहारा लिया। जापान से प्रेशर डलवाया, ऑस्ट्रेलिया की सरकार से कहा कि वो भी चीन पर प्रेशर डाले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से ही कोयला लेकर ये जहाज चीन पहुंचे थे। भारतीय सेलर्स को वापस लाने में सीफेयर्स की यूनियन ने भी सरकार की मदद की। नेशनल यूनियन फॉर सीफेयर्स ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गनी सेरंग ने बताया, ये लंबा वक्त कार्गो शिप में फंसे नाविकों के लिए कितना मुश्किलों से भरा हुआ था। चाइना ने उसको अलाउ नहीं किया। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 5 महीना हुआ, 6 महीना हो गया। कैन यू इमेजिन 6 महीना एंकरेज पॉइंट पे। एक तो ये रहता है, हाँ आपको इस तारीख को आप पोर्ट में जा सकते हो, मगर वो भी नहीं, उसके बारे में भी कुछ डिटेल। बस आप एंकरेज पॉइंट पर आप रो, हम आपको बताएंगे। तो ये बताने में 6 महीने के ऊपर निकल गया। सबसे बड़ी दिक्कत तो मानसिक तनाव, फ्रस्ट्रेशन कि क्या होगा। 15 दिन के बाद हम पोर्ट में जाके डिस्चार्ज करेंगे, 1 महीने के बाद, तो ये अनसर्टनटी, ये मानसिक तनाव। और थोड़ा टाइम के बाद जो सीफेयर जो थे उनमें आपस में भी अनबन होना शुरू हो गई थी। एट द सेम टाइम दे वर फ्रस्ट्रेटेड, दे वांटेड टू कम होम। मानसिक तनाव में इसकी लिमिट कुछ भी हो सकती है, वो अपने आप को भी घातक कर सकते थे या कुछ भी हो सकता था। और उसके साथ साथ जो खाना जो आता है, जो पानी जो आता है, जो प्रोविजन जो होता है वो आता था, मगर उसमें बड़ा चैलेंजिंग था। चीन के पोर्ट्स में शिप के अंदर फंसे इंडियन सेलर्स को बाहर निकालना आसान काम नहीं था। इसके लिए हमारे विदेश मंत्रालय ने, शिपिंग मिनिस्ट्री ने लगातार 6 महीने तक चीन के अफसरों से बात की। कई दौर के बैक चैनल टॉक्स हुए,
MV जगानंद शिप इंडियन कंपनी का है, ये इंडिया में रजिस्टर्ड है। इस शिप के ज़्यादातर क्रू मेंबर्स इंडियंस हैं। MV एनास्तासिया का केस थोड़ा पेचीदा है क्योंकि ये कार्गो शिप पनामा में रजिस्टर्ड है। इसका जो ओनर है वो इटालियन है और इसके शिप के क्रू मेंबर्स भारत, रूस और फिलीपींस के थे। शिप में फंसे क्रू मेंबर्स को निकालने और एक्सचेंज के लिए दोनों जहाज़ों को पहले चीन के समुद्री इलाकों से बाहर निकालकर जापान की समुद्री सीमा में ले जाया गया। जापान में दोनों जहाज़ों के क्रू मेंबर्स को एक्सचेंज किया गया। शिप में फंसे भारतीय नाविकों को जापान से फ्लाइट के जरिए भारत भेजा गया, जबकि दोनों जहाज़ों को नए क्रू मेंबर्स के साथ साथ चीन की समुद्री सीमा से निकाला गया। DG Shipping Maritime Administration and the Ministry of Shipping, our Minister Mr. Mansukh Mandavia and our DG Shipping Mr. Amitabh Kumar, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है। इस मामले में एट द हाईएस्ट लेवल मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनकी ब्रीफिंग होती थी विद द चाइनीज काउंटर पार्ट्स। कई हाईएस्ट लेवल पे बात की गई है एंड इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने भी इस मामले में काफ़ी पहल की क्योंकि हमारे सीफेरर्स फंसे हुए 18 महीना जहाज़ के ऊपर और उसमें 6 महीना एंकरेज पॉइंट पे। ये इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, इट इज़ ट्रॉमेटिक। और जो स्थिति से हमारे सीफेरर्स गुजर रहे थे, मानसिक तनाव बहुत काफ़ी उनको, उनकी फैमिली को। और इसमें अगर हमारी गवर्नमेंट का रोल नहीं रहता, जो उन्होंने हस्तक्षेप किया और पहल की, तो ये हमारे सीफेरर अनास्तासिया के वापस नहीं आ सकते। चीन के पोर्ट पर फंसे भारतीयों की वतन वापसी को मुमकिन बनाना असंभव को संभव करने जैसा था। शिपिंग मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने कहा, जो लोग मुश्किल में थे वो हिंदुस्तानी थे और हर भारतीय की मदद करना सरकार का काम है। इसलिए जैसे ही इसकी जानकारी हुई, सरकार ने दिन रात कोशिश शुरू की और सफलता मिली। हमारे लोग सुरक्षित वापस लौट आए, ये सबसे अच्छी बात है। जैसी इंफॉर्मेशन मेरी मिनिस्ट्री के पास आई और जब एक्शन नहीं हो रहा था तो ग्रेट ईस्टर्न कंपनी ने मेरा संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हम आपकी मिनिस्ट्री के संपर्क में है, लेकिन अभी हमारे नाविक वहाँ फंसे हुए हैं, उससे वहाँ निकल नहीं रहा है। तुरंत ही मैंने स्वयं उसमें इनिशिएटिव लेके जयशंकर जी से बात किया, विदेश मंत्रालय में बात किया। यहाँ से डायरेक्ट हमारा एम्बेसडर है चाइना में, उसके साथ बात किया। विदेश मंत्रालय ने भी प्रोएक्टिव रोल करके लगातार एम्बेसडर के साथ बातचीत बनाए रखी और चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ भी कंसल्टेशन किया और अंत में ये दोनों वेसल्स के सीफेरर को जापान में साइन ऑन करने की अपॉर्चुनिटी मिली और वहाँ से साइन ऑफ करके वो इंडिया आज MV जगानंद के 23 सीफेरर आज इंडिया में पहुँच गए हैं और अनास्तासिया के 16 सीफेरर आज इंडिया में पहुँच चुके हैं। अब जो लोग लौट आए हैं वो सुकून में हैं, उनके परिवार वाले भी खुश हैं। सरकार ने राहत की सांस ली है, लेकिन ये काम कितना मुश्किल था इसका अंदाज़ा उस वक्त के वीडियोस देखकर होता है, उस वक्त की बातें सुनकर होता है जब ये सेलर्स जहाज़ पर थे, फंसे हुए थे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको गौरव सिंह की बात सुनवाई थी। आज तो वो क्वारंटीन में हैं, रिलैक्स्ड हैं, लेकिन आज से 5 महीने पहले गौरव ने जहाज़ से जो वीडियो भेजा था उसमें जो कुछ कहा था, उन्हें सुनकर अंदाज़ा होगा कि चीन के चक्कर में फंसे हमारे लोगों ने कैसा बुरा वक्त गुजारा। चाइना में हमें 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं एक ही जगह पे। हम लोग कॉफिडियन चाइना एंकरेज पे हैं। हम लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक चुके हैं, परेशान हैं और दिन पे दिन ये चीज़ बदतर होती जा रही है। हम लोग बहुत ही बेबसी और लाचारी में जी रहे हैं। यहाँ पे कुल 18 लोग हैं जिसमें से कि 16 भारतीय हैं। चाइनीज़ ऑफिशियल्स का जो रुख है हमें लेके या हमारे मानव अधिकार को लेके वो बहुत ही सख्त है, बहुत ही बुरा है। कमर्शियल इंटरेस्ट और ट्रेड वॉर जो कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रहा है उसमें हमें घसीटा जा रहा है। हमें ऐसे गुनाह की सज़ा दी जा रही है जो हमने कमिट ही नहीं की है। चाइना से हमें कोई सुविधा नहीं, बस परेशानी ही मिल रही है। मीडिया के थ्रू
इंडियन एम्बेसी के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू प्रेशर करने के बावजूद भी सुविधा तो छोड़िए, एक सिंगल मैसेज तक यहाँ जहाज़ पे नहीं आया है। मेडिकल असिस्टेंस जो कि बहुत ज़रूरी है, यहाँ शिप पे बहुत लोग 50 से 60 साल के बीच के हैं जिन्हें दिन प्रतिदिन अलग अलग फिज़िकल इश्यूज़ फेस करना पड़ रहा है और उनको इमीडिएट असिस्टेंस की ज़रूरत है, लेकिन चाइना की तरफ से ये हमें नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। जब ये 39 सेलर समंदर में चीन के रहमो करम पर पड़े हुए थे, उस कोई उनके साथ नहीं था। अपने परिवार से, अपने वतन से, अपने लोगों से हज़ारों मील दूर पानी के बीच में इन सेलर्स की ज़िंदगी चीनी अफसरों के इशारे पर टंगी थी। जहाज़ में खाना, पानी, फ्यूल सब लिमिटेड था और सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। दवाई नहीं थी, सब्र टूट रहा था, लोग मानसिक तौर पर टूट रहे थे, लेकिन लाचार थे, कुछ कर नहीं सकते थे। एक ही तरीका था, मदद के लिए गुहार लगाना, प्रार्थना करना। उस वक्त जहाज़ में फंसे लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर वीडियोस बनाए और ये वीडियो अपने परिवारों के जरिए सरकार तक भेजे। इन वीडियोस में लोग रो रो कर मदद की गुहार लगा रहे थे। उस वक्त ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो लोग आज लौटे हैं उन्हें सरकार ने कितनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है। इधर 18 मंथ से कोई नहीं मिल रहा है हमारा फैमिली, तो फैमिली भी वरीड है। तो ये सिचुएशन में कैसा भी हमको घर लेके जाओ, मेरा एज भी हो गया, अभी 60 प्लस है, अभी चल रहा है और बॉडी को सब पेन हो रहा है। ये बाहर में -3 डिग्री टेम्परेचर है, काम चालू है, कैसा काम करेगा हम लोग? तो प्लीज़ हमको लेके जाओ यहाँ से कैसा भी। हम लोग गलती नहीं किया, लेकिन हम लोग अब गवर्नमेंट हम लोग को भेजने का, घर भेजने का, अपना बीवी बच्चा है उसको उससे मिलने का, प्लीज़ आप लोग ट्राई कर ले हम लोग के लिए। मेरा 18 मंथ हो गया है। अभी मेरा लास्ट ईयर 19 में मेरा बेटी का बर्थ हुआ था, अभी तक मैं उसको देखा नहीं है। तो प्लीज़ मेरे को जल्दी से पहुँचाओ घर। राहत की बात है कि इंडियन सेलर्स वापस लौट आए हैं, जल्दी अपने परिवार वालों के साथ होंगे और उम्मीद करनी चाहिए कि किसी को ऐसा दिन फिर कभी दोबारा न देखना पड़े। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, चीन की फौज की सीमा पर से वापसी और चीन के समंदर में 6 महीनों से फंसे सेलर्स की घर वापसी, इन दोनों में डायरेक्टली सीधे तौर पर कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन यह भारत की तरफ चीन के बदले रुख का संकेत जरूर है। साल भर से सीमा पर तनाव था, लगता था चीन वापस नहीं लौटेगा, कभी लगता था महायुद्ध होगा, लेकिन आज हमने चीन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को लौटते देखा। इसी तरह 6 महीने से कड़कती ठंड में बिना दवाओं के, बिना सपोर्ट के जहाज में सवार सेलर्स जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। इनमें से बहुत सारे लोगों ने जिंदगी की आस छोड़ दी थी, लेकिन अब चीन का रुख पलटा और वो वापस लौट आए हैं। मैं इसे भारत की डिप्लोमेसी की जीत मानता हूं। मुझे 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले कही गई नरेंद्र मोदी की बात याद आ रही है। उस वक्त अपने एक शो में मैंने नरेंद्र मोदी से उनकी विदेश नीति के बारे में पूछा था और मोदी ने कहा था कि मैं न किसी से नजर झुका के बात करूंगा, न किसी से नजर उठा के बात करूंगा, मैं हर किसी से नजर मिला के बात करूंगा। भारत के बढ़ते कद को पूरी दुनिया ने देखा है, भारत की ताकत के सबूत सामने हैं, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ अफवाहों की फैक्ट्री लगातार अपना काम कर रही है। अफवाहों का गैंग कैसे काम करता है, कैसे झूठ बोलता है, इसका एक और सबूत आपको दिखाता हूं। अब कई दिन से यह फैलाया जा रहा है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भारत से नाराज हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से जब बात की, फोन किया, तो किसान आंदोलन पर बात की, अपनी नाराजगी जाहिर की। अब झूठ वाले कह रहे हैं कि मोदी सरकार गलत दावा कर रही है कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत से कोरोना वैक्सीन मांगी थी और सोशल मीडिया पर तमाम तरह के दावे किए गए। कहा गया कनाडा भारत जैसे गरीब देश से कोरोना वैक्सीन क्यों मांगेगा, वो तो अमेरिका से वैक्सीन खरीद सकता है। जस्टिन ट्रूडो जब किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार से नाराज हैं तो मोदी से कोरोना वैक्सीन क्यों मांगेंगे। लेकिन हकीकत क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूं। सच तो है कि
कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान कोरोना की वैक्सीन कनाडा को देने की बात कही थी। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत से मदद मांगी थी और ये बात मैं आपको खुद जस्टिन ट्रूडो के मुंह से सुनवाता हूं। We are looking at possible extra vaccines coming from India, from the Serum Institute. Work is being done closely on that. It was good to talk to Prime Minister Modi on a range of subjects, including the role that India is playing in producing vaccines for the developing world, and other issues that are important to us. We will continue to work with people around the world. ट्रूडो कह रहे हैं कि उन्होंने मोदी से वैक्सीन भेजने की गुजारिश की और मोदी के विरोधी सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं कि ट्रूडो ने मोदी से किसान आंदोलन पर बात की। ट्रूडो ने मोदी से दोस्ती की बात की, लेकिन मोदी के विरोधी जस्टिन ट्रूडो को भारत का दुश्मन बता रहे हैं। अब जब मैंने आपको ट्रूडो की बात उनके मुंह से कही हुई वो सुनवा दी तो कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं रहनी चाहिए, लेकिन ये क्लियर है कि सोशल मीडिया के जरिए साजिश तो होती रहेगी। इस साजिश का एक बड़ा उदाहरण वो खालिस्तानी फोर्सेज हैं जो कनाडा में बैठी हैं, जिन्होंने भारत में दंगा कराने के लिए टूल किट बनवाया था, जिन्होंने मोदी की इमेज को डैमेज करने की कोशिश की थी। और अब यही लोग उन हिंदुस्तानियों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, जो भारतीय मूल के हैं लेकिन कनाडा में रहते हैं और तिरंगे के अपमान के खिलाफ खड़े हो गए थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने खालिस्तान के नारे लगाने वालों के सामने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कुछ दिन पहले तक कनाडा से खालिस्तानियों के जुलूस की तस्वीरें आती थी। ये खालिस्तानी आंदोलन की आड़ में किसान आंदोलन का फायदा उठाकर अपना प्रोपेगेंडा कर रहे थे, लेकिन अब वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोग तिरंगा लेकर सड़क पर खालिस्तानियों को जवाब देने के लिए उतर आए। भारत की एकता और अखंडता के लिए रैलियां निकाल रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम और तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वैंकूवर में इंडियन एम्बेसी के सामने की है। ये वीडियो 6 फरवरी का है। कनाडा में हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे सुनकर आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन मुश्किल है कि जो लोग तिरंगे की शान में नारे लगा रहे थे अब उन्हें परेशान किया जा रहा है। खालिस्तानी आतंकवादी इन भारतीयों को टारगेट कर रहे हैं। जिन लोगों ने लाल किले पर हुई हिंसा और तिरंगे के अपमान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, अब उन लोगों को धमकी दी जा रही है, उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के डेल्टा इलाके की रहने वाली नीमा मंदराल और आशीष मंदराल ने इंडिया टीवी को कुछ वीडियोस भेजे हैं। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग उनके ऑफिस और घर के बाहर प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। नीमा की गाड़ी को रोक लिया और जब नीमा ने उनका विरोध किया, वीडियो बनाने लगी, पुलिस को बुलाया तो ये लोग उल्टे पांव भाग गए। Yes. Thank you. You are making a video. Yeah. And sure. you have no right to make I a video. have every right. You don't have a I right. have every right to save myself. Okay. If you abuse me, I will make video. Nobody. Okay, you are abusing. Why you are standing here? No. It's private property. No, listen. Don't speak, please. Let him speak. Don't speak. We are here to protest against not a person, not any company, but we are protest here again because Indian government is using tactics
to create disturbance in Canada, and we are against the people who are supporting government of India's agenda. What we have to do with Indian government? What we have to do with Indian government? Thank you. We are not in India. No, we are not. We are in Canada, right? We are going there. That's If you want to do something, go India and do it. We are Canadian we are here. going there too. Thank you. Welcome. Thank you. मैं गया सीगा किसी कंसल्टेंट ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਓ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਓ बैठो आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਕੀ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ आओ आज सारे सुनो जेकर डायलॉग नहीं करोगे ना कदे कामयाब नहीं होगे ये मेरी रिकॉर्डिंग हैगी ये मेरी रिकॉर्डिंग है मैनू नंबर दो अपना सारिया दे नाल साझा मेरा डायरेक्ट नंबर लो There's more than one recording. More than give me every recording, sir. Where you find where I said Har Har Modi? Whoever was there, man, that's wrong. The other thing is, when you do have an opinion, why would we support anything against Tiranga? You do that. Yeah, I know. The same country. You have no business stopping me saying that I cannot express my opinion. I can express my opinion. You can express your opinion. Where did they say that? We're simply asking you a question that you guys don't answer. If you want to talk, let's talk and finish the damn thing over. I'm getting cold here every day. Sir, you don't answer the question. आज नीमा मंदराल ने कनाडा से इंडिया टीवी को एक वीडियो मैसेज भेजा। नीमा ने बताया कि 6 फरवरी को सरी से लेकर वैंकूवर तक तिरंगा रैली निकाली गई थी। इसमें 350 से ज़्यादा गाड़ियां थी। गाड़ियों पर भारत और कनाडा दोनों देशों के झंडे लगे थे, लेकिन जब रैली खत्म हो गई तो कुछ लोगों ने उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया। यात्रा में उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को पहचान लिया तो सारा जो ग्रुप था वो हमारे पीछे लग गया। उन्होंने हेट मैसेजेस डालने शुरू कर दिए, हमारी कंपनी की वेबसाइट पर गंदे गंदे कमेंट्स डालने शुरू कर दिए, हमारा बिजनेस खराब करने की कोशिश की और कई धमकियां दी, जान लेने की और घर जलाने की धमकियां भेजनी शुरू कर दी, थ्रेट कॉल करने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि हमारे ऑफिस के नीचे मॉब लेकर पहुंचे, खालिस्तान के झंडे पकड़ करके कहने लगे कि हम किसानों को सपोर्ट करते हैं, तुमने झंडे को सपोर्ट किया, किसान को सपोर्ट नहीं किया। हमने कहा हम सभी किसान को भी सपोर्ट करते हैं, झंडे को भी सपोर्ट करते हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पीसफुली कोई काम करना चाहते हैं और अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं तो ये हमारा अधिकार है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और आपका अगर मन चाहे आप किसी चीज को सेलिब्रेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, जहां तक कि किसी को उससे तकलीफ ना हो। तो इन लोगों ने हमारे ऑफिस के नीचे आकर के 10-12 लोग थे जो कि खालिस्तान का झंडा पकड़े हुए थे, ये सब मेरी गाड़ी पर झपटे और मुझे समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। मैंने गाड़ी का शीशा नहीं खोला, पहले पुलिस को कॉल किया, उसके बाद मैंने शीशा खोला और मैं रिकॉर्डिंग बनाने लगी वीडियो से। तो उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्डिंग नहीं बना सकते। तो मैंने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग बना सकती हूँ, आप जब मुझे अब्यूज कर सकते हैं, इतने लोग मिल करके एक अकेली औरत को घेर सकते हो, तो मैं क्यों नहीं रिकॉर्डिंग बना सकती हूँ। उसके बाद कहने लगे कि भारतीय सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। मैंने कहा भारत की सरकार ने आपके साथ जो भी किया मुझे नहीं पता, अगर किया है तो भारत में जाओ, ये कनाडा है और मैं कैनेडियन हूँ, भारतीय भी नहीं हूँ, आप मेरे पास क्यों आ रहे हो, मुझे क्यों टारगेट कर रहे हो। तो काफ़ी सारी उन्होंने अब्यूसिव शब्द बोले। उसके बाद मैं गाड़ी से उतरी, मैंने इन लोगों की वीडियो बनाई। इस वीडियो में सबके चेहरे हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने जो है खालिस्तानी झंडे पकड़े हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों टारगेट कर रहे हैं। हम सब तो भाई की तरह रह रहे थे आपस में मिलजुल करके, अचानक से ये क्या हुआ, ये अशांति कहाँ से आई। इस रैली में गौरव नाम के एक इंडियन ने भी हिस्सा लिया था। उन्होंने भी इंडिया टीवी को वीडियो मैसेज भेजकर पूरी बात बताई। गौरव इंडियन ओरिजिन के हैं। उन्होंने कहा कि मोह धालीवाल की रैली के जवाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, लेकिन इसके बाद से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। 26 जनवरी को मोह धालीवाल ने वैंकूवर कॉन्सुलेट, जो भारतीय कॉन्सुलेट है, वहां पर अपनी स्पीच दी थी और अपनी स्पीच में खालिस्तान के बारे में कहा था। हमने एक तिरंगा यात्रा निकाली थी जिसमें हम सरी से वैंकूवर कॉन्सुलेट तक गए थे और वहां पर हमने भारत माता की जय और भारत के एम्बेसी के सपोर्ट में नारे दिए थे। उसके बाद से मुझे काफ़ी थ्रेट किया गया, मेरे को काफ़ी कॉल्स आई हैं और मेरे बिजनेस को तो इफेक्ट नहीं किया है, लेकिन ये लोग काफ़ी फ़ोन पे मेरे को धमकी देते रहे थे। इसके अलावा मुझे इंटरनेट पे भी ट्रोल किया गया था। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। वैंकूवर में ये चीज़ बहुत आम हो गई है। जो
लोग होते हैं जो कि इनको सपोर्ट नहीं करते हैं या इनको समर्थन नहीं देते हैं, लोग उनको परेशान करते हैं और उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ नेट पे लिखते हैं और उनके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। मेरी गवर्नमेंट से एक निवेदन है, इंडियन गवर्नमेंट से, कि वो इन लोगों को देखे जो कि यहाँ आकर के कनाडा के अंदर जो स्टूडेंट्स आए हैं और जो वर्कर्स आए हैं, वो यहाँ आकर के भारत के अगेंस्ट बोलते हैं और चौराहों पे खड़े होकर के प्रदर्शन करते हैं। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, इससे इंडिया का खराब इमेज जाता है और गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि वो कैनेडियन गवर्नमेंट से बात करके इन चीज़ों को बंद करे और यहाँ पर जो नॉर्मल लोग हैं जो कि भारत से आए हुए हैं उनके हैरेसमेंट को रोके। आपने इंडियन ओरिजिन के कैनेडियन नागरिक गौरव की बात सुनी। उन्होंने मो धालीवाल का नाम लिया। ये वही खालिस्तानी सपोर्टर है जिसने 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा की प्लानिंग की थी, टूल किट डिज़ाइन करवाई थी। लेकिन जब ग्रेटा थुनबर्ग ने इसे शेयर कर दिया तो देश को बदनाम करने वाले चेहरे एक एक करके सामने आने लगे। अब क्योंकि इनकी सारी प्लानिंग सामने आ चुकी है, इसलिए खालिस्तानी सपोर्टर कनाडा में रहने वाले उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो तिरंगे के सम्मान में रैलियां निकाल रहे हैं। मुझे पता चला कि अब कई एनआरआईज ने इस मामले में कनाडा के मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है, उनसे सिक्योरिटी मांगी है और कनाडा में भारत के राजदूत अजय बिसारिया ने भी इस मामले में चिंता जाहिर की है। भारत सरकार ने कनाडा की सरकार से संपर्क किया है। कनाडा की सरकार से उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की गुजारिश की है जो लोग कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जो अफवाहें फैला रहे हैं और जो कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्योंकि इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि 26 जनवरी को जो हुआ, लाल किले पर जो हिंसा हुई, उसकी साजिश कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकवादियों ने की। वो उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व थे। अब ये साजिश उजागर हो गई है, सच सामने आ गया है, चेहरे सामने आ गए हैं। हमारे देश के जो लोग इस साजिश में शामिल थे वो भी पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। लेकिन अब सरकार की कोशिश है कानून के दायरे में उन लोगों को भी लाया जाए जो विदेशों में छुपे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य में गड़बड़ी फैलाने की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पीएफआई के 2 लोगों को एक्सप्लोसिव्स के साथ गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आपको बता दूं, यूपी एसटीएफ ने बॉम्ब ब्लास्ट की बड़ी साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। यूपी एसटीएफ ने बदरुद्दीन और फिरोज खान नाम के पीएफआई के 2 एक्टिव मेंबर्स को भारी एक्सप्लोसिव्स के साथ गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ ने इनके कब्जे में हाई क्वालिटी का एक्सप्लोसिव और बम बनाने का सामान बरामद किया है। एसटीएफ का कहना है कि इनके टारगेट पर हिंदू संगठनों के बड़े नेता थे। इनका इरादा यूपी के अलग अलग जगहों पर बम ब्लास्ट करके दंगा फैलाना था। कुछ दिनों से एसटीएफ को यह सूचना मिल रही थी कि पॉपुलर फ्रंट के लोग आपराधिक षड्यंत्र के तहत एक आतंकवादी गिरोह बनाकर निकट भविष्य में देश की एकता एवं अखंडता तथा संप्रभुता को चुनौती देने तथा देश की सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने तथा सामाजिक विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से घातक हथियार और विस्फोटक पदार्थ संकलित कर उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण व संवेदनशील स्थानों तथा प्रमुख हिंदू संगठन के बड़े पदाधिकारियों पर एक साथ हमला करने की योजना बना रहे हैं तथा ये भी ज्ञात हुआ कि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत के विभिन्न प्रदेशों में अपने सदस्य भी बना रहे हैं। इस चीजों को हमारे एसटीएफ ने विकसित किया तथा हमारे जो अपने मुखबिर थे उनको भी सक्रिय किया। 11/2 को ये सूचना मिली कि कुछ लोग यहाँ ट्रेन से आएंगे। उस ट्रेन में जब सर्च किया गया तो ये नहीं मिले, लेकिन आज पुनः ये सूचना मिली कि वही लोग कुकरैल पिकनिक स्पॉट पे मिलेंगे जहां पर हमारी टीम ने उनको पकड़ा। तो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। एक और बड़ी खबर अभी अभी आई है पुडुचेरी से।
किरण बेदी को पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से हटा दिया गया है। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन को पुडुचेरी का एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। किरण बेदी को क्यों हटाया गया, इसकी वजह क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। किरण बेदी को 29 मई 2016 को पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था। पिछले 4 साल में उनके मुख्यमंत्री नारायणसामी के बीच कई बार विवाद हुआ, लेकिन अब तमिलनाडु में पुडुचेरी में चुनाव होने वाले हैं और किरण बेदी का वहां से हटाया जाना इसी से जुड़ा है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे चेन्नई में आज क्रिकेट के मैदान से एक अच्छी खबर आई। चेन्नई में जो टेस्ट हो रहा था उसमें भारत ने इंग्लैंड पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इंग्लैंड को 317 रनों से हराया। रनों के हिसाब से इंग्लैंड पर भारत की सबसे बड़ी जीत है और इस शानदार जीत के सबसे बड़े हीरो रहे आर अश्विन ने दोनों पारियों में 8 विकेट लिए और दूसरी पारी में शानदार सेंचुरी भी बनाई। अश्विन की पारी की वजह से इंडिया इंग्लैंड के सामने 482 रन का बड़ा टारगेट रखने में कामयाब हुआ और आज इंग्लैंड की टीम को सिर्फ 164 रनों पर आउट कर दिया। 4 मैच की सीरीज में अब दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। पहले दोनों टेस्ट चेन्नई में खेले गए थे और अब दोनों टेस्ट अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेले जाएंगे। अगला टेस्ट मैच पिंक बॉल टेस्ट है, यानी ये पिंक बॉल से खेला जाएगा और डे एंड नाइट मैच होगा। मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और वहां अब रेनोवेशन के बाद पहली बार कोई मैच खेला जाएगा।